चलो बेटा बैठ जाओ, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। आपका बेटा फर्स्ट डे, फर्स्ट क्लास है आपकी, ओके। और अब्सेंट कौन था लास्ट क्लास में? कहाँ गए थे बेटा? घूमने गए थे? सही बात है ना बेटा, एग्जाम के पहले घूम लो जितना घूमना है, उसके बाद मौका ही नहीं मिलेगा आप। कहाँ पढ़ लिया था बेटा? लास्ट क्या टॉपिक चल रहा था अपना? वाहक डीएनए लिखाया था मैंने आपको। वाहक डीएनए क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए क्या करता है बेटा? अनुवांशिक सूचनाओं को एक कोशिका से दूसरी कोशिका में ले जाने का कार्य करता है। परंतु जो वेक्टर होता है वो क्या होता है बेटा? क्या होता है वेक्टर के बारे में? क्या लिखा था? एक्स्ट्रा, क्या लिखा था बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग यूनिट। ठीक है, मतलब जो आपका देखो वाहक, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देता हूं बेटा। चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्या? बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? जैव प्रौद्योगिकी। ठीक है बेटा, तो देखो जैव, जैव प्लस प्रौद्योगिक। अब प्रौद्योगिक शब्द जो है ना वो औद्योगिक से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? औद्योगिक। औद्योगिक मतलब इंडस्ट्रीज। क्या होती है? इंडस्ट्री। आई बात समझ में? तो जीवित प्राणी जो होते हैं बेटा, जीवित प्राणी से अपने को उत्पाद प्राप्त होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गाय है, उससे क्या मिलता है अपने को? दूध मिलता है। ठीक है, जो अपना दूध होता है उसको दही में कौन सा कन्वर्ट करता है? बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। आई बात समझ में? मतलब जीवाणु हमारे चारों तरफ उपस्थित है और उन जीवाणुओं का उपयोग हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं, क्या? खाद्य पदार्थों को बनाने के लिए। ठीक है, परंतु जो हम घर पे खाद्य पदार्थ बनाते हैं वो बहुत कम मात्रा में बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप दही जमाते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर जमा लो, आप 1000 लीटर दही को एक साथ नहीं जमाते। आई बात समझ में? परंतु अगर इसी को अपन औद्योगिक लेवल पर करना चाहे, जैसे फॉर एग्जांपल अमूल फैक्ट्री है, उसको लस्सी बनाना है ना, अब उसको तो हजारों लीटर दही बनाना है। अब अगर उसने हजारों लीटर दही के लिए दूध लिया है तो वो रिस्क नहीं लेंगे किस चीज का? कि भैया टेस्ट अगर उसका खराब हो। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन अलग अलग जगह, अगर अलग अलग जगह का दही खाते तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग अलग होता है। कहीं बहुत ज्यादा खट्टा होता है, कहीं बहुत कम खट्टा होता है। ठीक है, तो उसका रीजन, और बाजार से लाते हैं वो एकदम परफेक्ट होता है। उसका रीजन क्या होता है बेटा? कि बाजार में क्या करते हैं वो डायरेक्ट जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनके अंदर जो संदमक एंजाइम होते हैं उनको उसमें से निकाल लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं किसके लिए? अपने उत्पाद को बनाने के लिए। आई बात समझ में? तो जैव प्रौद्योगिकी में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या पढ़ेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। दूसरा क्या पढ़ेंगे? केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? गुण सूत्रों के अंदर, अच्छा ये नहीं हुआ, गुण सूत्रों के अंदर क्या करना बेटा? परिवर्तन करना। क्या करना? परिवर्तन करना। गुण सूत्रों के अंदर अगर आप परिवर्तन कर दोगे, अनुवांशिकी में अगर परिवर्तन कर दोगे तो उसको क्या बोलेंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या बोलेंगे बेटा? जेनेटिक इंजीनियरिंग, है ना। जैसे उदाहरण स्वरूप अगर मैं बताऊं तो एक, अगर ये किसी का डीएनए, ठीक है, इस डीएनए को अगर आपने यहां से काट दिया और इसमें कोई दूसरा डीएनए ऐड कर दिया, इसमें किसी भी प्रकार का आपने परिवर्तन कर दिया, तो वो क्या कहलाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई बात समझ में? मतलब अनुवांशिक पदार्थ में कोई भी बदलाव कर देना क्या कहलाता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा जो होता है बेटा वो क्या होता है? केमिकल इंजीनियरिंग। क्या होता है? केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल मतलब क्या होता है? रसायन। अब सूक्ष्म जीव से जो हमको रसायन प्राप्त हो रहे हैं, उन रसायनों को उनसे निकालना, ठीक है, उसको हमेशा क्या रखना? बचा के रखना, दूसरे जीवाणुओं से उसको खराब होने से बचा के रखना, और उसको बाजार में बेचना। ये सारा का सारा जो आता है वो किसके अंदर आता है? केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर आता है। आई बात समझ में? तो जैव प्रौद्योगिकी के अंदर दो चीजें होती है, एक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग, दूसरी क्या होती है? केमिकल इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? अनुवांशिकी में परिवर्तन कर देंगे, गुणसूत्रों के अंदर क्या कर देंगे? परिवर्तन कर देंगे। और केमिकल इंजीनियरिंग में क्या करेंगे कि उससे जो भी हमको रसायन प्राप्त हो रहे, जो भी केमिकल्स ऑब्टेन हो रहे हैं बेटा, उसका प्यूरिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना और सेलिंग करना, ये काय में आएगा? केमिकल इंजीनियरिंग। क्लियर होगी बात? आपको समझ में आई? अब हम आगे बात करते हैं कि अगर हमको केमिकल जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करना है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है? कि गुण सूत्रों के अंदर परिवर्तन करना है।
तो उस परिवर्तन को करवाने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? एंजाइम्स की। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? एंजाइम्स। तो मैंने आपको बोला था कि अगर हमको कोशिका में से डीएनए को निकालना है तो कोशिका के अंदर डीएनए कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर। ठीक है, तो आपको अगर अगर मान लो पादप कोशिका है तो पादप कोशिका के बाहर क्या होगी बेटा? कोशिका भित्ति होगी, सेल वॉल होगी। तो सबसे पहले आपको इस सेल वॉल को हटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप किसको हटाएंगे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, है ना, कोशिका झिल्ली को, उसके बाद केंद्रक झिल्ली को, और उसके बाद आप कहां पहुंच पाएंगे? डीएनए के पास पहुंच पाएंगे। तो अगर पादप कोशिका है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति हटाने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग में आता है? पादप कोशिका भित्ति किस तत्व से बनती है बेटा? प्लांट सेल वॉल किससे बनती है? सेल्यूलोज से। किससे बनती है? सेल्यूलोज। तो इसको हटाने के लिए एंजाइम कौन सा आएगा? सेल्यूलेज। कौन सा एंजाइम आएगा बेटा? सेल्यूलेज। सेल्यूलोज को हटाने वाला एंजाइम सेल्यूलेज। ठीक है, ऐसे ही अगर आप फंगस की बात करें तो फंगस के अंदर सेल वॉल काय की बनती है? काइटिन। किस तत्व की बनती है? काइटिन। तो इसको हटाने वाला एंजाइम कौन सा होगा? काइटिनेज। ठीक है, ऐसी अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। किससे बनती है? पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन को हटाने के लिए कौन सा एंजाइम आएगा? लाइसोजाइम। कौन सा आएगा? लाइसोजाइम। अच्छा बताओ, एनिमल सेल के अंदर कौन सा यूज करेंगे? एनिमल सेल जो होती है बेटा उसके बाहर सेल वॉल एब्सेंट होती है, कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, परंतु कोशिका झिल्ली क्या होती है? उपस्थित होती है। कोशिका झिल्ली किस तत्व से बनती है? लिपिड से। किससे बनती है बेटा? लिपिड से। तो यहां पर जो एंजाइम उपयोग होगा वो क्या नाम होगा? लाइपेजेस। कौन सा एंजाइम यूज होगा? लाइपेजेस। समझ में आया बेटा? सिंपल है, कोई याद करें। इसमें जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक तरफ आपको लिख देगा जीवों का नाम, दूसरी तरफ लिख देगा एंजाइम का नाम, है ना, और आपको जोड़ी मिलाने वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, चलो अब कोशिका भित्ति आपने हटा दी। ठीक है, कोशिका झिल्ली भी हटा दी आपने। अब आप अगर डीएनए के पास पहुंचते हो तो जो डीएनए होता है, वो कैसा होता है? दो ऋजुकाओं से मिलकर बनता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। तो पहले इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए को अपने को अलग अलग करना है। तो इसको अलग अलग करने के लिए कितने तापमान देना पड़ता है? 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान। जब आप 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान दोगे तो डीएनए के जो दोनों ऋजुक है, दोनों स्ट्रैंड से, वो क्या हो जाएंगे बेटा? एक दूसरे से अलग अलग हो जाएंगे। आई बात समझ में? डीएनए अलग हो गया एक दूसरे से। अब जो डीएनए अलग हुआ उस डीएनए के अंदर अपने को क्या करना है? परिवर्तन करना है। आई बात समझ में? अब डीएनए में परिवर्तन करने के लिए आपको डीएनए को क्या करना पड़ेगा? बीच में से काटना पड़ेगा। डीएनए को काटने के लिए कौन सा एंजाइम उपयोग में आता है बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। कौन सा होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? आणविक कैंची। क्या बोलते हैं? आणविक कैंची। क्यों? कैंची का क्या काम होता है? काटने का काम होता है। तो जो डीएनए के अणुओं को काटने का कार्य करता है उसका नाम क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। आपसे प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा एंजाइम आणविक कैंची की तरह काम करता है? तो क्या उत्तर आएगा बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। आई बात समझ में? अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो होता है, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कौन सा खोजा गया? हिंद सेकेंड। क्या नाम है बेटा? हिंद सेकेंड। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा कौन सा होता है? एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को कहां से काटता है? छोर से काटता है। और एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए को कहां से काटता है? बीच में से काटता है। आई बात समझ में? तो डीएनए 2 प्रकार के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को छोर से काटेगा, दोनों कोनों से काटेगा, और एंडोन्यूक्लियस जो होगा वो डीएनए को कहां से कट करेगा बेटा? बीच में से कट करेगा। समझ में आ रही है बात इतना? ठीक है, चलो अब सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया? अच्छा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब क्या होता है? देखो नाम में छुपा है रिकॉम्बिनेंट, मतलब जो 2 अलग अलग डीएनए को मिलाकर नया डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। अपन यही सीखेंगे कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए को बनाया कैसे जाता है। आई बात समझ में? इतना क्लियर हो गया। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है बेटा 2 जीवों का डीएनए। आपको 2 अलग अलग जीव लेने हैं, उनके डीएनए को क्या कर देना है? मिला देना है। तो क्या बन जाएगा वो? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसका एक उदाहरण अपन ने देखा था कि एक बैक्टीरिया है सल्मोनेला टाइफाइड। क्या नाम है बेटा? सल्मोनेला टाइफाइड। ये जो बैक्टीरिया, ये जो जीवाणु है, ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है? टाइफाइड रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, मतलब ये
बीमारी करने वाला जीवाणु है। दूसरा एक और जीवाणु है बेटा जिसका नाम क्या है, ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई। ये कोई बीमारी उत्पन्न नहीं करता। तो इस सल्मोनेला टाइफाई के अंदर हमने जब इसको सूक्ष्मदर्शी में देखा, ठीक है, माइक्रोस्कोप के अंदर जब हमने इसको ऑब्जर्व किया तो हमको पता लगा कि इसके पास दो प्रकार का डीएनए होता है। एक तो इसका खुद का मुख्य डीएनए होता है, ये मुख्य डीएनए के अंदर टाइफॉइड करवाने वाली जीन उपस्थित नहीं होती, परंतु मुख्य डीएनए के अलावा इसके पास एक अतिरिक्त डीएनए उपस्थित होता है जो कि क्या करता है, टाइफॉइड बीमारी का कारक। आई बात समझ में? मतलब सल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया टाइफाइड क्यों करवा पा रहा है, क्योंकि उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा जीन क्या है, टाइफाइड करवाने वाली जीन जो है वो क्या है, उपस्थित। आई बात समझ में? अब जैसे कि टाइफाइड, अगर किसी को टाइफाइड हो जाता है, ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, टाइफाइड होगा तो वो आपको क्या देगा, एंटीबायोटिक। क्या देगा बेटा, एंटीबायोटिक। एंटी का मतलब क्या होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रतिजीवी। क्या बोलते हैं, प्रतिजीवी। एंटी प्लस बायोटिक। अब बायो का मतलब क्या होता है बेटा, जीवित। एंटी का मतलब अगेंस्ट। तो जो जीवित प्राणियों को मारने का कार्य करे उसको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक। परंतु ये किसको मारने का काम कर रहा है, केवल जीवाणुओं को। अगर हम एंटीबायोटिक खाते हैं तो हमारी थोड़ी ना मृत्यु होती है, हमारे शरीर में उपस्थित जीवाणुओं की मृत्यु होती है। तो ये जो सल्मोनेला टाइफी है, इसको आपने, आपके शरीर में अगर बैक्टीरिया जाएगा तो इससे बचने के लिए आप क्या खाएंगे, एंटीबायोटिक खाएंगे। तो एंटीबायोटिक खाएंगे तो इससे इस बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस बैक्टीरिया ने क्या करा कि इसको एंटीबायोटिक से बचाने के लिए इसने अपने अंदर एक नई जीन को उत्पन्न किया जिसको अपन क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। क्या बोलते हैं बेटा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब ये जो सल्मोनेला टाइफी है इस पे एंटीबायोटिक असर नहीं करेगी, है ना। एंटीबायोटिक के बहुत अलग अलग प्रकार होते हैं, टेट्रासाइक्लिन, है ना, साइक्लोस्पोरिन। तो एक प्रकार की एंटीबायोटिक, जैसे फॉर एग्जांपल इसने टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर लिया, तो इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन नामक एंटीबायोटिक कार्य नहीं करेगी। इतना आया समझ बेटा। अब जो ई कोलाई बैक्टीरिया है, ये तो मासूम सा सामान्य बैक्टीरिया है बेटा। इसके पास क्या, अपना मुख्य डीएनए है और इसके पास भी उसके अलावा अतिरिक्त डीएनए, परंतु इसके अतिरिक्त डीएनए में टाइफाइड करवाने वाली जीन नहीं है। अब क्योंकि ये बैक्टीरिया हमको बीमार नहीं कर रहा है तो इसको मारने के लिए हम एंटीबायोटिक नहीं खाएंगे। अब किया क्या गया कि इस सल्मोनेला टाइफी का डीएनए निकाला गया, इसका प्लाज्मिड निकाला गया, ठीक है, और इस ई कोलाई का भी प्लाज्मिड क्या किया गया बेटा, निकाला गया। दोनों का प्लाज्मिड निकाला। अब इसका प्लाज्मिड में से जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन यहां पर इसके पास उपस्थित है, उस एंटीबायोटिक जीन को अपन ने यहां से काट दिया। किस, कौन से एंजाइम की हेल्प से काटेंगे, आणविक कैंची कौन सी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से जब आप यहां से इस जीन को काट दोगे तो यहां पर आपके पास ये बन जाएगी टेट्रासाइक्लिन जीन, अलग हो गई। अब इस टेट्रासाइक्लिन जीन को आपने किस पर, ई कोलाई को, है ना, ई कोलाई के ऊपर क्या कर दिया आपने, इसको लगा दिया। किसकी हेल्प से लगाओगे, आणविक ग्लू, मॉलिक्यूलर ग्लू किसको बोलते हैं, लाइगेज। कौन सा एंजाइम होता है बेटा, लाइगेज। आई बात समझ में? तो अब ये जो नई जीन बनी, अब देखो ये जो डीएनए था इसको अपन ने काट दिया तो इसमें परिवर्तन हो गया, और ये जो नया डीएनए इसमें अपन ने एक्स्ट्रा जीन जोड़ दी तो इसमें भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। तो डीएनए में जब भी परिवर्तन होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, जेनेटिक इंजीनियरिंग। आई बात समझ में? तो अब ये जो डीएनए बना है, ये वाला जो डीएनए बना है, इसको अपन क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि ये सल्मोनेला टाइफी प्लस ई कोलाई दोनों के डीएनए को मिलाकर बना है, इसलिए डीएनए को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आई बात समझ में? तो ये होगी हमारी फर्स्ट जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। आई बात समझ में? अब हम पढ़ रहे थे वेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे थे बेटा, वेक्टर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वाहक। अब मैंने आपको समझाया था बेटा कि वेक्टर का कार्य क्या, जैसे उदाहरण के स्वरूप अगर हम देखें तो हमको, अगर हम बोले कि भैया मलेरिया रोग किसके कारण होता है, मलेरिया रोग मच्छर के कारण होता है, बोलते हैं बच्चे मच्छर के कारण होता है, पर मच्छर के कारण मलेरिया नहीं होता है। मच्छर के अंदर उपस्थित कौन सा, क्या नाम है, नाम पता है किसी को, कौन सा, प्लाज्मोडियम। क्या नाम है बेटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स नामक जीवाणु होता है जो कि किसका कारक होता है, मलेरिया रोग का कारक होता है। अगर मच्छर के अंदर ये वाला जीवाणु उपस्थित नहीं है और वो मच्छर आपका खून चूस है तो भी आपको मलेरिया रोग नहीं होगा, ठीक है। मच्छर को कोई मतलब नहीं, उसको कोई फायदा नहीं होता आपको मलेरिया करवाने से, परंतु उस मच्छर के शरीर में एक जीवाणु चले जाता है, कौन सा बेटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स।
वो क्या करता है, उस मच्छर, ये मच्छर है मान लो, इस मच्छर की है ना, थोड़ा मच्छर बहुत अच्छा बनाता हूँ, ठीक है। इस मच्छर की लार ग्रंथि जो होती है, इसकी जो लार ग्रंथि है बेटा, इस लार ग्रंथि में जाकर ये जो पैरासाइट है ये क्या कर देता है, आश्रय बना लेता है, वहां पर जाकर बैठ जाता है। अब जब भी ये मच्छर काटता है तो काटने से पहले क्या करता है, मच्छर सलाइवा लगाता है, अपना थूक लगाता है, ठीक है, जिस जगह काटता है। क्यों? क्योंकि उस स्थान पर वहां पर प्रेजेंट जो न्यूरॉन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इनसेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब मच्छर जब आपको काटने बैठेगा तब आपको पता नहीं लगेगा, जब वो अपना डंक निकाल के उड़ने वाला होगा तब आपको दर्द होगा, अरे मच्छर काट रहा है। आई बात समझ में? तो ये मच्छर ने जब आपको काटा तो इसने तो खून चूसा ही चूसा, परंतु ये जब खून चूस रहा था तो उसके साथ ये प्लाज्मोडियम भी क्या हो गया, हमारे रक्त में जाकर क्या हो गया, मिल गया। आई बात समझ में? तो वेक्टर का कार्य क्या होता है बेटा, वेक्टर का कार्य होता है एक चीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। अब यहां पर ये जो मॉस्किटो है, कौन सा मॉस्किटो होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। मलेरिया कौन सा मॉस्किटो काटने से होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। तो जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है वो किसका कार्य कर रही है, वेक्टर का कार्य कर रही है, परंतु जो रोग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के कारण। आई बात समझ में? तो इसी प्रकार से क्या होता है कि जीवाणुओं के अंदर प्लाज्मिड जो होता है वो किसका कार्य करता है बेटा, डीएनए को एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में ले जाने का कार्य कौन करता है, प्लाज्मिड करता है। इसलिए प्लाज्मिड को अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर या फिर वाहक। आई बात समझ में? मैंने आपको बताया था कि 3 प्रकार के वाहक होते हैं। एक कौन सा होता है बेटा, बैक्टीरियोफेज। कौन सा होता है, बैक्टीरियोफेज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी। क्या बोलते हैं, जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, पीबीआर तो प्लाज्मिड का एक प्रकार है बेटा। और कौन सा होता है, बैक्टीरियोफेज होता है, 3 लिखाए थे ना, कौन कौन से होता है? हाँ, रेट्रोवायरस। दूसरा कौन सा होता है बेटा, रेट्रोवायरस। अच्छा, रेट्रोवायरस को रेट्रोवायरस क्यों बोलते हैं? वायरस, नॉर्मल वायरस और रेट्रोवायरस में क्या अंतर? क्योंकि इसके अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसको बोलते हैं, आरएनए से डीएनए बनाना क्या कहलाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनाना क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, समझ में आई बात? चलो, तो बेटा पहले का अगर पढ़ के नहीं आओगे तो क्लास में सिर्फ नोट्स बनाते रह जाओगे, ना याद होगा ना कुछ हो। तो जब क्लास स्टार्ट होती है ना तो पहले का पढ़ के आना है कि पिछली क्लास में सर ने क्या बताया, और जब आप आंसर देते हो ना तो उससे पता लग जाता है कि आप पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए। ठीक है, चलो, क्या लिखा दिया था बेटा, मतलब प्लाज्मिड में स्ट्रक्चर डायग्राम बनवा दिया था, उसका ORI लिखा दिया था, और क्या लिखाया था, चलो अब बेटा समझो। देखो एक बार फिर से बताता हूं, प्लाज्मिड कैसा होता है, हमेशा सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर। अब ये जो प्लाज्मिड होता है इसके ऊपर मुख्यतः 3 प्रकार की साइट्स पाई जाती है। साइट्स का मतलब क्या होता है, स्थान। एक स्थान होता है ORI, ठीक है। इस ORI के पास एक स्थान होता है जिसको बोलते हैं ROP, ठीक है। फिर बचा हुआ जो दो साइड होते हैं, एक होती है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइड, ये भी कौन सी होगी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट साइड, और ये वाली भी कौन सी होगी, एंटीबायोटिक। यहां पर होती है एमपी साइक्लिन रेजिस्टेंट, यहां पर कौन सी होती है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। अब समझो होता है क्या। अब जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड मैंने आपको बताया किसका काम करता है बेटा, वेक्टर का कार्य करता है। वेक्टर का कार्य क्या होता है, एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में क्या करना, आनुवांशिक सूचनाओं को लेकर जाना। तो अगर जीवाणु अपनी संख्या को बढ़ाएगा तो उसके साथ इसको भी अपनी संख्या को क्या करना पड़ेगा बेटा, बढ़ाना पड़ेगा। तो अपनी संख्या को बढ़ाने के लिए इसके पास क्या होता है बेटा, ORI। क्या होता है, ORI का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। मतलब जहां से पुनरावर्तन की शुरुआत होती है, जहां से रिप्लिकेशन की शुरुआत होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, ORI। ठीक है, समझ में आया। अगर आपने जो आप डीएनए लगाना चाहते हो, ठीक है, उस डीएनए को अगर आपको उसकी आप चाहते हो कि वो डीएनए जो है वो दूसरी कोशिका में जाकर अपनी संख्या को बढ़ाए, तो उस डीएनए को कहां पर लगाना पड़ेगा, ORI। कहां लगाना पड़ेगा बेटा, ORI। आई बात समझ में। अब अगर प्लाज्मिड रिप्लिकेट करेगा तो उसको किसकी आवश्यकता होगी, प्रोटीन की।
तो यहां पर होता है बेटा आरओपी। आरओपी का मतलब होता है रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड प्रोटीन। क्या होता है? रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड प्रोटीन। समझ में आई बात? इतना क्लियर हुआ? तो दो जीन होती कौन कौन सी? एक आरओपी होगी और एक क्या होगी? ओआरआई। ओआरआई मतलब जहां पर डीएनए जाकर लगेगा और डीएनए की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी, उस जगह को अपन क्या बोलेंगे? ओआरआई। और दूसरी क्या होगी बेटा? ओआरओपी मतलब जब डीएनए डबल होगा तो उसको प्रोटीन की आवश्यकता होगी, तो उस प्रोटीन को बनाने वाली जीन कौन सी होती है? आरओपी। ठीक है। दूसरा, अब ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, ये क्या करेगी बेटा? ये जो जीवाणु है उसको टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक से उसकी क्या करेगी? रक्षा करेगी। आई बात समझ में? ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपन क्यों डालते हैं ये जीन इसके अंदर। ठीक है। जैसे इसका एक उदाहरण से आपको समझाता हूं कि अभी क्लास में दो प्रकार के बच्चे बैठे हुए हैं। एक वो जो डायरी लेके आए हैं, दूसरे वो जो डायरी नहीं लेके आए हैं, और तीसरे वो जो डायरी का एक्सक्यूज बना के बैठे हुए हैं। सर भूल गए थे, सर रात को पढ़ रहे थे तो वहीं रह गई, सर बस अभी हमने ले ही ली थी पर वो वहां से दुकान वाले ने हमको बोला था कि वो दे देगा पर वो देनी नहीं है, मतलब जो भी एक्सक्यूज एक्स वाई जेड। ठीक है। तो अब भैया, अब मुझे पता करना है कि कौन सही बोल रहा है और कौन गलत बोल रहा है। तो उसका एक ही तरीका है। क्या तरीका है बेटा? क्या लिखा है ये? शास्त्रार्थ। शास्त्रार्थ मतलब क्या होता है? शास्त्रों के बारे में डिस्कस करना। अपने शास्त्र क्या है? अपने चैप्टर जो अपन पढ़ रहे हैं। तो जो भी आपने चैप्टर पढ़ा है, आप डायरी नहीं लाए, चलो ठीक है, नहीं लाए ना डायरी, कौन सा चैप्टर पढ़ के आए? उस चैप्टर में क्या पढ़ा? उस चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन लगाया? ठीक है। कितनी देर क्वेश्चन लगाया? ठीक है। 4-5 क्वेश्चनों में पता लग जाएगा कि आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो डायरी तो सिर्फ एक वो बोल सकते हैं कि एक दिखाने के लिए अपन ने रखा है। ठीक है। पता करना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं होती। तो यही बात है बेटा कि अगर दो बैक्टीरिया हैं, एक बैक्टीरिया ये वाला है, एक बैक्टीरिया ये वाला है, इस बैक्टीरिया आपने प्लाज्मिड डाला। अब आपको जीवाणु जो है वो बेटा आंखों से तो दिख नहीं रहे। ठीक है। तो जीवाणु के ऊपर आपने हजारों जीवाणु के ऊपर क्या डाला? आपका प्लाज्मिड डाला। अब किसी जीवाणु के अंदर वो प्लाज्मिड चला गया और किसी जीवाणु के अंदर वो प्लाज्मिड नहीं गया। आई बात समझ में? जिस जीवाणु के अंदर प्लाज्मिड चला गया उसको हम बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेंट। क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेंट। और जिसके अंदर नहीं गया उसको क्या बोलेंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब आपको तो बेटा एक आपने जैसे मान लो एक प्लेट है, उसके ऊपर बहुत सारे जीवाणु, उस जीवाणु के ऊपर आपने प्लाज्मिड को डाल दिया। प्लाज्मिड लिक्विड जैसा है, आपने बनाया, डीएनए निकाला, उसको टेस्ट ट्यूब में से निकाल के आपने पूरा का पूरा डाल दिया। अब आपको पता करना है कि किस जीवाणु के अंदर आपका प्लाज्मिड गया है और किस जीवाणु के अंदर आपका प्लाज्मिड नहीं गया। तो इसलिए हम प्लाज्मिड में क्या लगाते हैं बेटा? एंटीबायोटिक जीन लगाते हैं। कौन सी जीन लगाते हैं? एंटीबायोटिक जीन। एंटीबायोटिक जीन क्या होती है? जो प्लाज्मिड को क्या देती है? एंटीबायोटिक से बचने की क्षमता देती है। तो इसके पास एंटीबायोटिक जीन है, मान लो एम्पीसाइक्लिन। कौन सी है? एम्पीसाइक्लिन। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है और जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया है, दोनों पे अपन क्या डालेंगे? एम्पीसाइक्लिन डालेंगे। ठीक है। तो जो बैक्टीरिया एम्पीसाइक्लिन डालने पर भी जीवित बच जाएगा वो क्या होगा? ट्रांसफॉर्मेंट। और जो बैक्टीरिया एम्पीसाइक्लिन डालने पर मर जाएगा वो क्या होगा? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। आई बात समझ में नहीं आई? तो ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया को अलग करने में हेल्प करता है कौन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। कौन सी जीन? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। इसलिए इन जीन्स को अपन एक नाम देते हैं सिलेक्टिव मार्कर। क्या नाम देते हैं बेटा? सिलेक्टिव मार्कर। ठीक है। अपनी कोचिंग में सिलेक्टिव मार्कर क्या है? डायरी। जो डायरी में भैया सही से करके आ रहा है वो एक उसका सिलेक्शन का मार्कर है कि हाँ भैया इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है। इसका होना चाहिए क्योंकि ये काम कर रहा है, पढ़ रहा है। जो डायरी नहीं बना रहा है, एक्सक्यूज बना रहा है, ठीक है, डायरी में सिर्फ लिख रहा है कि हाँ ठीक है सर को क्या है, अपन तो बोल देंगे लगाए थे, ठीक है, तो वो बेटा वो आपके पास है आपका सिलेक्टिव मार्कर। ठीक है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस सिलेक्टिव मार्कर को कितने सीरियसली लेते हैं। ठीक है। देखो हमारा काम है, अब अगर देखो जैसे पिछली बार अपन ने पढ़ाया तो पिछली बार बच्चों ने आके बोला कि सर ऐसी प्रॉब्लम आई। ठीक है। कि सर बहुत फास्ट था या फिर जो था अपन डिटेल में कम गए, क्वेश्चन डिटेल में आ गए, वो सारी आपकी चीजों को हमने सुना। उस चीजों को सुनने के बाद हमने फिर से नोट्स में चेंज किया। ठीक है बेटा। उसके बाद हमने ये भी सोचा कि भैया बच्चों ने क्या गलती करी, बच्चों से क्या गलती कि भैया आ रहे हैं
4 घंटे बैठ रहे, 5 घंटे बैठ रहे, 12 बजे से आ रहे हैं, शाम को 5 बजे जा रहे हैं, ठीक है। इतना पढ़ने के बाद भी कुछ बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? तो हमको समझ में आया कि इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ कि बच्चे को ऐसा लगता है कि वो बहुत पढ़ रहा है, उसको ऐसी गलत अनुभूति होने लग जाती है कि मैं घर से अगर आ रही हूं या मैं घर से आई और मैं 12 से बजे लगा के 5 बजे तक मैंने क्लास अटेंड करी तो मैंने बहुत सारी पढ़ाई करी, ठीक है। और वो उसको लेके बैठे रहते कि भैया हम तो बहुत पढ़ रहे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा जाग जाओ, सिलेक्शन होता है खुद के पढ़ने से, किसी के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता। जब तक खुद मेहनत नहीं करोगे, जब तक खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। और सिलेक्शन ऐसा नहीं है बेटा आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज और भी लोगों को चाहिए, कंपटीशन है। क्यों चाहिए गवर्नमेंट कॉलेज? सर उसमें ज्यादा फ्यूचर सिक्योर है, ठीक है, उसमें जॉब मिल जाएगी, उसमें बाद में ज्यादा इतनी मेहनत नहीं करना पड़ेगी। तो बेटा ये चीजें दूसरों को भी दिख रही है, ठीक है। तो आपको कोई भी चीज अगर चाहिए ना तो उसकी कॉस्ट देना पड़ती है। कॉस्ट का मतलब क्या कॉस्ट दोगे? यहाँ पे बेटा मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत का मतलब क्या है कि हम आ रहे हैं, हम आए कोचिंग में, सर नहीं आए तो चलो कोई बात नहीं, घूम लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर पता नहीं कब मिलेंगे, ठीक है, कॉपी कंप्लीट कर लेते हैं। आप ये काम कर रहे हो तो इसका मतलब ये आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। आपको फ्री टाइम मिला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए अच्छी बात है, आपके लिए बुरी बात, आपको उस फ्री टाइम को यूज करना है, ठीक है। चलो आ जाते हैं बेटा टॉपिक पे। तो कहां से लिखाना था? ORI लिखा दिया था, समझ में आ गया ORI क्या होता है बेटा? नहीं आया? चलो हिंदी वालों को लिखा दिया था प्रतिकृति की उत्पत्ति, है ना। चलो देखो एक बार पढ़ के बता देता हूं बेटा। देखो प्रत्येक प्लाज्मिड में कम से कम एक ऐसा नाइट्रोजनस क्षारों का अनुक्रम होता है जहां से डीएनए की प्रतिकृति प्रारंभ होती है। मतलब जिस पॉइंट से डीएनए की प्रतिकृति प्रारंभ होगी उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे बेटा? ORI। क्या बोलेंगे? ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता क्या है? ये नाइट्रोजनस क्षारों की एक श्रृंखला होती है जहां से डीएनए का प्रतिकृतिकरण शुरू होता है। इतनी बात आई समझ में? चलो ये उसके बाद लिखा था बेटा प्लाज्मिड दो में गुणित हो जाते हैं, पूरा लिखा दिया था ना। प्लाज्मिड 2 में गुणित हो जाते हैं। अगर प्लाज्मिड में विजातीय डीएनए खंड को जोड़ दिया जाए तो प्लाज्मिड के साथ डीएनए खंड की भी प्रतिकृति हो जाती, ठीक है। इतना लिख लिया था। चलो उसके बाद लिखो बेटा वर्ण योग्य चिन्ह। गुणित का प्लाज्मिड 2 में गुणित, प्लाज्मिड के साथ जो डीएनए आपने लगाया है वो भी क्या होगा? 2 में गुणित हो जाएगा, मतलब उसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? ऐसा क्वेश्चन बना के दे सकता है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। तो पहला कथन देके बोलेगा कि कोशिका के अंदर किसी भी डीएनए को डालने पर वो अपनी प्रतिकृतिकरण कर लेता है, तो ये कथन गलत है बेटा। डीएनए को अगर अपना प्रतिकृतिकरण करना है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी? वाहक की जरूरत पड़ेगी। और वाहक में भी उसको कहां पर लगाना पड़ेगा बेटा? ORI पे लगाना पड़ेगा। ये ऐसा ही है जैसे फॉर एग्जांपल आपको कहीं जाना है ना, और आप जाके कार में बैठ गए, ठीक है। अब कार तभी चलेगी जब आप स्टीयरिंग वाली सीट पे बैठोगे, ड्राइवर वाली सीट पे बैठोगे, तभी कार चलेगी। वहां पर किसी का बैठना जरूरी है। अगर वहां पर कोई बैठा नहीं है ना तो आप कार में बैठे रहो, ठीक है, वो अपने आप से कहीं नहीं जाएगी। तो इसी प्रकार बेटा जब अपन किसी डीएनए को डालते हैं कोशिका के अंदर तो वो डीएनए स्वयं से अपनी संख्या को बढ़ाता नहीं है। वो अपनी संख्या को कब बढ़ाएगा? जब उसको ORI पर लगाएगी। इतनी बात आई समझ में बेटा? क्लियर है? चलो नेक्स्ट लिखो, इंग्लिश वाले लिखो बेटा सिलेक्टिव मार्कर, हिंदी वाले लिखो वर्ण योग्य चिन्ह। बेटा आपका अभी फर्स्ट क्लास है ना, तो अपन अभी जेनेटिक्स के बाद ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ चीजें भी नई सुनने को मिल रही होगी, है ना, कुछ चीजें समझ में नहीं आ रही होगी। तो अभी बेटा ये चैप्टर अपना फिर से अपन पढ़ाएंगे, रिवीजन होगा, उससे पहले वाला भी फिर से रिवीजन होगा, ठीक है। अभी जहां से चल रहा है वहां से नोट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। चलो लिखो वर्ण योग्य चिन्ह, वर्ण योग्य चिन्ह। और बेटा ये अपसेंट, आप अपसेंट लेते हो, ठीक है भैया, कोई इंपॉर्टेंट काम होता होगा, ठीक है, मानता हूं मैं, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम रहते हैं,
तो बेटा अब्सेंट अगर आप हो रहे हो तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि क्लास में जो चीज समझाई जाती है ना, वो आप डायरेक्ट आपके माइंड में उतरती है। यहां से आप कॉपी से नोट कर लोगे ना तो वो उतने अच्छे तरीके से समझ में नहीं आई। जैसे यहाँ पर जो मैंने उदाहरण देके समझाया है, वो उदाहरण आपको क्लास में याद रह जाएगा, है ना। वो कॉपी में नहीं लिख पाओगे, आप कॉपी में आप सिर्फ डेफिनेशन लिख पाओगे। तो इसलिए बेटा क्लास आना इंपॉर्टेंट। क्लास आना इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है कि भैया हमको जाना है घूमने, क्लास आना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लास में जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको यहीं की यहीं याद हो जाए। ठीक है, चलो बेटा लिखो वर्ण योग्य चिन्ह। इंग्लिश वाले लिखो बेटा सिलेक्टिव मार्कर। सिलेक्टिव मार्कर इसके अंदर लिखेंगे, सिलेक्टिव मार्कर में लिखेंगे बेटा, लिखो संवाहक पर कुछ ऐसे जीन, संवाहक पर, संवाहक मतलब कौन, संवाहक मतलब कौन बेटा, वेक्टर, ब्रैकेट में लिखो वेक्टर। संवाहक पर कुछ ऐसे जीन होना आवश्यक है, संवाहक पर कुछ ऐसे जीन होना आवश्यक है, संवाहक पर कुछ ऐसे जीन होना आवश्यक है जिन्हें, जिन्हें मत लिखो, जिनके कर दो, जिनके, जिनके उपस्थिति से, जिनके उपस्थिति से, जिनके उपस्थिति से संवाहक की, जिनके उपस्थिति पे संवाहक की अन्य पोषक कोशिकाओं में, अन्य पोषक कोशिकाओं में, अन्य पोषक कोशिकाओं में अन्य पोषक कोशिकाओं में उपस्थिति, उपस्थिति, अन्य पोषक कोशिकाओं में उपस्थिति को ज्ञात किया जाए, उपस्थिति को ज्ञात किया जाए। चलो इंग्लिश वाले लिखो बेटा, लिखो some genes, some genes are present on, some genes are present on vector DNA, some genes are present on vector DNA that help us, that help us to differentiate between, TW वाला नहीं लिखना है, TO वाला टू लिखना है ना, to differentiate between transformant, transformant and non-transformant, transformant and non-transformant बैक्टीरिया। समझ में आया पॉइंट या नहीं आया? आया। जैसे मान लो कि अपन दो कोचिंग के बच्चों को कंबाइन कर दें, ठीक है, एक कोचिंग के बच्चों को सबको टी शर्ट दे रखी लाल वाली, और अपन तो गरीब कोचिंग वाले, अपने पास कोई टी शर्ट नहीं, तो अपन सब बैठे साथ में। तो अगर कोई भी बाहर वाला आएगा तो उसको अलग ही पता लग जाएगा कि ये जो है यहाँ पर क्या हुआ बेटा, दो अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो इसी प्रकार से बेटा जब बैक्टीरिया जो होता है उसके अंदर एक जो होता है उसके पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होती है, दूसरे के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन नहीं होती है। जब दोनों के ऊपर एंटीबायोटिक जीन डाली जाती है तो बिना रेजिस्टेंट वाले सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, है ना, और जिनके पास रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाते हैं, जीवित रहते हैं। आई बात समझ में? सबको क्लियर हुआ बेटा ये पॉइंट? ठीक है, चलो सिलेक्टिव, इसको क्या बोलते हैं अपन, सिलेक्टिव मार्कर, वर्ण योग्य चिन्ह। आगे लिखो बेटा इसके अंदर कंटिन्यू में, ज्ञात किया जा सकता है तक लिख लिया था ना आपने, ज्ञात किया जा सकता है, उसके आगे लिखो
इनकी उपस्थिति द्वारा, चलो अब पॉइंट लिखते जाना बेटा। इनकी उपस्थिति द्वारा, पहला पॉइंट लिखो, इनकी उपस्थिति द्वारा नंबर 1 पॉइंट, रूपांतरित कोशिकाओं को, इनकी उपस्थिति द्वारा रूपांतरित कोशिकाओं को पहचाना जा सकता है। क्या बेटा, शुरू से चलो। इनकी उपस्थिति द्वारा लिखा, उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना, पोषक कोशिकाओं को रूपांतरित कोशिकाओं को पहचाना जा सकता है। क्या हुआ बेटा, आपने डायरेक्ट लिखा ना, कोशिकाओं को पहचाना जा सकता है, वो भी सही है। कोशिकाओं को पहचाना जा सकता है, लिख लिया। आगे लिखो, इसी का पॉइंट में कंटिन्यू। इन कोशिकाओं को पुनर्योगिज, उन कोशिकाओं को पुनर्योगिज कोशिका, ब्रैकेट में लिखना ट्रांसफॉर्मेंट सेल, पुनर्योगिज कोशिका कहते हैं। पुनर्योगिज कोशिका कहते हैं। चलो इंग्लिश वाले लिखो बेटा, फर्स्ट पॉइंट लिखना, नंबर जो अभी अपन ने लिखा था ना उसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना, ठीक है। लिखो, बाय द हेल्प ऑफ सिलेक्टिव मार्कर we can differentiate between transformant and non-transformant cells. By the help of selective marker we can differentiate between transformant and non-transformant cell. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट लिखो हिंदी में। लिखो, अरूपांतरित कोशिका को नष्ट करके, अलग किया जा सकता है। अरूपांतरित